कंफर्म करने के बाद हाँ 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 दिन में तो भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी, सेम इस सभागार में उपस्थित सभी अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दाह संस्कार किया गया था। आज हम सभी इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था, कोरोना का ऐसा भय व्याप्त था कि उनके लिए कुछ, उनके परिवार वालों ने भी कुछ करने की सोची, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं थी कि वो कुछ कर पाते। तो आज ये श्रद्धांजलि सभा इसीलिए रखी गई है ताकि हम सब लोग अपने अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर सकें। सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का आरंभ हो। मैं डॉक्टर दाऊ जी के परिवार से श्रीमती अंकिता जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आएं मंच पर और वो कुछ प्रार्थना की वंदना के प्रस्तुत करना चाहती हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपनी वंदना प्रस्तुत करें। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर हो, परमानंद का अनुभव कर, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा
हारे हुए हैं श्री भगवान दास शर्मा, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आए 2 शब्द में अपने जो है स्वर्गीय डॉक्टर दाऊद जी के चरणों में श्री नमन करता हूँ। इस शोक सभागार में बैठे शोक संदर्भ मित्रों, शास्त्र में कहा गया है जाता से मृत्यु दुर्गम, पैदा होना है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन सजाए थे ये न जाते ने याति वंश है समन्वतम, उसका पैदा होना ही संसार में सार्थक होता जिसके पैदा होने से वंश की श्रीवृद्धि हो, समाज की श्रीवृद्धि हो। परम श्रद्धेय दाऊद जी गुप्त इसी परंपरा की कड़ी की व्यक्ति थी। शास्त्र में मानव की महानता के विषय में सदमानव की बात को व्यक्त करते हुए कहा है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। निसंदेह दाऊद जी सही अर्थों में सच्चे मानव थे और उनमें ये सब गुण विद्यमान थे। कॉमर्स के विद्यार्थी होते हुए हिंदी की जो उन्होंने असहायनी सेवा की, अथक परिश्रम किया, उसके पुत्र हिंदी संसार नतमस्तक है। हम जैसे बुद्धिजीवी जो हिंदी का खाते हैं, जिंदगी में पालन पोषण करते रहे, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ करके दाऊद जी ने हिंदी सेवा का व्रत लिया। कुछ चरित्रवान थे, चरित्र की महत्ता को जीवन में महत्व थे। वृत्तम यत्ने संरक्षित वित्तम आयाति याति चा अक्षीण वित्तता क्षीण वृत्तस्तु हतोता। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं रहता है वो मरण तुल्य होता है। दाऊद जी ने हमेशा चरित्र की मेहनत की। मुझको संसार में, मेरे अपने जीवन में इतने वर्ष के अंतराल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी एक ना एक बुराई को लेकर कहते हुए, लेकिन परम श्रद्धेय दाऊद जी आपको बताता हूँ, अजय थे, अजात शत्रु थे, एक व्यक्ति नहीं था उन्होंने, और वो बड़े गुणग्राही थे, 16 भाषाओं के दिवंगत विद्वान और पाली संस्कृत इत्यादि में धारा प्रवाह बोलने वाले, समाज को चमत्कृत करने वाले। सौरभ पत्रिका के माध्यम से हिंदी के जो विशेषांक निकाले हैं, तो हरीश सिंह पाल जी अगर आए हुए हों तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि न्यूयॉर्क से निकलने वाली सौरभ पत्रिका के विशेषांकों का आपको हम रविन्द्रनाथ टैगोर विशेषांक निकाला, हमने सुमित्रानंद 15 विशेषांक निकाला, हमने बाबू गुलाब राय पर स्वतंत्र संग्राम निकाला, उसको संकलित करके समाज में। संसार में अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए, कोई विश्व सम्मेलन नहीं रहा जिसको छोड़ा हो। और विचित्र बात ये कहने को मित्रों वास्तव में बहुत है, वो आपको बहु व्यक्तित्व के धनी थे। मैं कितना भी कहूँ, घंटों बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन चूँकि समय की सीमा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके श्री चरणों नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनका परिवार, उनके पिता भगवान को जाए। एक सुझाव देना चाहूँगा, मैं बाबू गुलाब राय जी का शिष्य रहा और मैंने बाबू गुलाब राय के निधन के पश्चात बाबू गुलाब राय श्री संस्थान बनाया रखा हुआ सन 65 से प्रति वर्ष बाबू जी के जन्म दिवस हम उसको मनाते हैं। मेरे परिवारजनों से विनम्र अनुरोध है कि वो वही डॉक्टर दाऊद जी गुप्त स्मृति संस्थान का निर्माण करें, जिसमें देश विदेश के हिंदी विद्वानों को बुला करके समय समय व्याख्यान करें, जिससे कि उनकी जो करनी है, उनका जो वो लिखित साहित्य वो संसार के सामने जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं सकता हूँ लेकिन समझ सकता हूँ। इस प्रकार 24 भाषाएं, मुझे लगता है कि शायद ही भारतवर्ष में ऐसा कोई हो जिसको 24 भाषाओं का ज्ञान हो। बहुत ही श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं स्मरण करता हूँ उस दिन का जिस दिन पहली बार मुझे उनके दर्शन हुए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी और ये जितने हिंदी को पूरे विश्व की भाषा बनाने के लिए, पूरे विश्व में विराजमान भारतीयों की भाषा बनाने के लिए दाऊद जी ने इस भारत के अंदर पहल की थी। मुझे भी अवसर मिला भारत से बाहर लंदन में जब यूके हिंदी समिति पूरे विश्व में इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कर रही थी, तो उसमें मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। वो आते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति पूरी बात को नहीं कह सकता। समय इतना वो
अपने आपे में कोई एक विशाल ज्ञान का भंडार ही नहीं थे। उनका वृत्तांत वर्णन वो इतना लंबा है कि वो एक विद्यालय नहीं, वो सच मायने में तो एक विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय थे। उनके विभाग हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा विभाग है जिस राजनीति, समाज सेवा, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता, धार्मिकता और सबसे बड़ी सेवा उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अगर की तो वो भाषा और साहित्य की उन्होंने की। मैं स्मरण करता हूँ इस बात का कि जब अब से 1 वर्ष पूर्व हम सारे लोग मिलकर वर्चुअल रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। आदरणीय माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी बहुत ज़्यादा अत्यधिक समय देकर उस सभा के अंदर मौजूद थे। मैं स्मरण कराना चाहता हूँ और याद करता हूँ कि यथा नाम तथा गुण को मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। मैंने तो महाभारत काल में सुना था दाऊजी नाम। दाऊजी नाम भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का नाम था और श्री कृष्ण उनका राज था। और श्री कृष्ण जी के समय के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलराम जी को एक विशेष स्थान मिला हुआ था। दाऊ जी की पहचान लखनऊ। मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ में कहना चाहता था कि उस समय भी कुछ लोगों ने कही थी जो इस लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत के नहीं पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए थे। मुझे ये ठीक ध्यान नहीं है कि उस समय आप उसमें थे। लोगों ने ये कहा था कि इतना बड़ा विशाल भंडार और जिसके अंदर इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान और इतने सारे क्षेत्रों के अंदर जो पारंगत व्यक्ति है उसकी प्रतिभा को खाली लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित न रखा जाए और उसको एक ऐसी दिशा दी जाए, एक नया ऐसा एक काम किया जाए ताकि पूरे विश्व भर के लोग, भाषा साहित्य के लोग, हिंदी के लोग, विद्वान के लोग, अध्यापन करने वाले लोग उस सब चीज़ को हमेशा के लिए याद रखें। और उस समय मैं बहुत साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उस समय सब पूरे विश्व के अंदर इस बात का सबूत होगा कि सरकार और सरकार में शामिल लोग और इस देश और प्रदेश के लोग एक विद्वान को उसके जाने के बाद क्या सम्मान देते हैं, ये इस बात का भी एक पहचान होगी। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः एक बार आप लोगों से, हम सब के यहाँ वरिष्ठतम नेता हमारे आदरणीय शर्मा जी मौजूद हैं जो सरकार के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के, हम तो यही समझते हैं कि आज भी हमारे लिए सरकार ही है। लखनऊ, इसका नाम लखनऊ विश्वविद्यालय कर दिया जाए तो आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सौभाग्य प्राप्त करता हूं कि मेरे को डॉक्टर दाऊजी गुप्ता से जो संबंध थे वो मुझे विरासत में मिले, क्योंकि दाऊजी गुप्ता जी के संबंध मेरे पिता स्वर्गीय बिशन कपूर जो यहाँ लखनऊ शहर में ब्लिट्स अखबार से जुड़े हुए थे उनसे थे। तो इसलिए डॉक्टर दाऊजी गुप्ता से मेरा परिचय मेरे बचपन से ही हो गया था और दाऊजी गुप्ता जी से बराबर मिलना जुलना, आना जाना और ख़ास तौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं सुभाष कपूर जी, चाचा अमीर हैदर, तो ये हम लोग तो बराबर रोज़ ही फ़ोन पे कम से कम बात हो जाती थी। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ने एक काम ऐसा भी किया था जो बहुत कम लोगों को पता है कि एक ज़माने में मेरे पिता बिशन कपूर, मेजर जनरल ई हबीबुल्ला और डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ने यहाँ पर 1857 के जो संग्राम हुआ था उसको याद करने के लिए एक कमेटी बना के बराबर उसके लिए प्रोग्राम करते थे। और 30 जून को जो सीज ऑफ लखनऊ कहा जाता है कि लखनऊ पे जो कब्जा हुआ था उसके लिए एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो सिकंदराबाग से निकल के रेजिडेंसी पहुंचता था जहां पर कि एक जनसभा होती थी। डॉक्टर दाऊजी गुप्ता का ही प्रयास था कि पहली बार एक अज्ञात वीरांगना जिसको बाद में उदा देवी के नाम से जाना गया, उसकी मूर्ति भी जो है सिकंदराबाग के अंदर डॉक्टर दाऊजी गुप्ता के प्रयासों से ही लगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। लखनऊ शहर में बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियों की मूर्तियाँ भी, चाहे वो निराला जी की हो, चाहे वो अम्बेडकर की हो, बहुत काम डॉक्टर दाऊजी गुप्ता के इस शहर में है और उनकी जो पर्सनैलिटी के जो विभिन्न आयाम हैं उसको देखने को मिलता है। तो मेरा यह सौभाग्य है कि मैं बराबर दाऊजी गुप्ता जी के संपर्क में रहा और
कम से कम कॉफ़ी हाउस में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बैठने का मौका मिला। डॉक्टर साहब जो हैं फ़ोन कर देते थे कि बस मैं सुभाष कपूर को लेके आ रहा हूँ, हम चचा अमीर हैदर को फ़ोन कर दे, और हम लोग आदरणीय लालजी टंडन जी को भी फ़ोन कर देते थे, वो भी आ जाते थे। तो इस तरह से एक विपरीत विचारधारा, विभिन्न तरह के लोग कॉफ़ी हाउस में सब जमा होते थे और अपनी अपनी बात को कहते थे। तो डॉक्टर दाऊजी गुप्ता अपने आप में एक अंजुमन थे, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, जिनके सानिध्य में बैठ के सीखने का, जानने का, उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करने का। अब हम आपको बताएं कि लखनऊ शहर में इसी अवधनामा अखबार ने नरही में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और डॉक्टर साहब के उद्बोधन के बाद मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे इमाम बाड़ों के बारे में जितनी जानकारी डॉक्टर दाऊजी त्रिपाठी जी से मिलने में उनके घर गया, तो केसीनाथ त्रिपाठी जी ने फिर बहुत देर तक विस्तार से अपने संबंध जो डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी के साथ रहे हैं, उनके बेटे पद्मेश जी यहाँ बैठे हैं जो लंदन में रहते हैं, उनके बारे में बताया। किस तरीके से लंदन में 10 बजे रात में एक किसी प्रकरण पे बातचीत शुरू हुई तो वो डेट बदल गई, बात करते रहे। तो डॉक्टर साहब का जो जैसे संपर्क था, जो उनका ज्ञान था, जो उनकी प्रतिभा थी, वो अद्भुत थी। और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे को डॉक्टर दाऊजी गुप्ता का बहुत स्नेह मिला, और बराबर लगभग रोज़ हम लोग संपर्क में थे। खासतौर से कोरोना काल में जब मिलना नहीं था तो रोज़ फ़ोन पे बात होती थी। जिस दिन डॉक्टर साहब को कोरोना हुआ उस दिन डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि प्रदीप जी मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, बस कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाऊँगा तो हम लोग फिर से मिलना जुलना शुरू करेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि रत्नेश जी का फ़ोन आया 1 तारीख को कि पापा जो हैं वो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, बस कमज़ोर हैं। तो हमने उनसे कहा कि बस कमज़ोरी का इलाज कीजिए, जो उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको खिलाइए, और वो फिर से समाज का नुकसान है उनका ना रहना। तो दाऊजी गुप्ता जैसा इंस्टीट्यूशन, उस जैसा विद्वान बहुत कम देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी एक क्षति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जाएं, और अगर अधिक अस्वस्थ होंगे तो शायद ना भी आए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी ये भावना है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो नहीं भी आए, किस तरह से आपको बयां करूं कि मेरे अंतरंग मित्र, मेरे क्या मैं शब्दों में तो इस तरह का बयान नहीं कर सकता। हमारा संबंध उनसे 40 साल से ज़्यादा हो गए, उनसे संबंध था, और मैंने उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे आप मद्रास जाएं, चाहे किसी भी शहर में जाएं, आपको ना कि हिंदुस्तान में, सब जगह, विदेश में भी आपको जो है ना था, और वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थे कि इस तारीख को तो मुझे मद्रास जाना है, और परिहार जी का जो उनको स्वागत होना है उनका मद्रास के अंदर, वो अपनी सेहत का न ख्याल रखकर आम जनता का और दूसरों के साथ मिलने का संबंध हमेशा रखते थे। ऐसा व्यक्ति, अभी आपको बताया, कोई 16 कोई 24 अनगिनत भाषाओं का उनको ज्ञान तो था ही, लेकिन इस तरह से, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो अगर आप देखें, हमने इनको देखा है कि दिल्ली में हम लोग गए, मद्रास गए, बॉम्बे गए, सब जगह हमने देखा उनको किसी भी चीज़ का, सिर्फ सत्संग करने का एक शौक़ था। सत्संग मतलब हम आपस में बैठकर विचार विमर्श करें और देश के बारे में सोचें, और सबसे ज़्यादा उनको रुचि थी कि हिंदी ना केवल हिंदुस्तान में, क्या है, पूरे दुनिया में छा जाए, और वो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनका, वो इतने प्रसन्न होते थे कि उनका बेटा पद्मेश, वो अब इस काम को कर रहे हैं, और रत्नेश भी उनके साथ देते रहते हैं। कहने के लिए तो मेरे वो एक मात्र ऐसे मित्र थे कि हम हफ्ते में 4 या 5 दिन मिलते थे और कहीं ना कहीं जाते थे। इतनी क्षति मेरे को हुई है, मैं उसका विवरण नहीं कर सकता। और ना 40 साल हो गए हमें ऐसा मित्र
ना मिला है और ना मिलने की संभावना है। मैं ज़्यादा ना बोलकर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि जो है डॉक्टर साहब को अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी बीच में बिल्कुल समय न लेते हुए, क्योंकि बोलने वालों की संख्या, अध्यक्ष भाई उज्ज्वल रमन सिंह जी, डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी, रजनेश गुप्ता जी, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री भाई गोपाल मोर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नटवर गोयल जी और तमाम विभूतियाँ इस सभागार में मौजूद हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, फिर भी मुझे आप कहते थे। जी हाँ, वो लखनऊ में रहते थे। लखनऊ वालों के लिए ये जो परिभाषा दी जाती है, अगर किसी पे यथार्थ बैठती है तो वो आदरणीय डॉक्टर दाऊजी गुप्ता पे बैठती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, उनका मुझे आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, मेरे पिता स्वर्गीय बेनी प्रसाद हलवासिया जी लखनऊ के मेयर बने और जब बाबूजी का टेन्योर खत्म हुआ तब डॉक्टर दाऊजी गुप्ता साहब मेयर बने। बाबूजी ने ही इनको चार्ज दिया था। बहुत दोनों का प्रेम था, हमारे फैमिली टर्म्स थे, आना जाना था, मिलना जुलना था। बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने का मौका मिला और बाद में बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंटरेक्ट करते थे, वो था ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन। आप हमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाकी विस्तार में वो मुझे बहुत दूर दूर यात्राएं करने का मौका मिला। हम लोग दुबई गए, मॉरिशस गए, भारत में तमाम मीटिंग्स में गए। तमाम बातें उनसे मुझे सीखने को मिली। जब उनका जाना हम लोग के लिए दुखद ही नहीं, बहुत शॉकिंग हुआ। आदरणीय पद्मेश जी ने तब भी एक जूम कॉल पे श्रद्धांजलि सभा की थी, मुझे याद है। उससे काफ़ी लोग जुड़े थे, डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब भी जुड़े थे और वो यादें आज भी हमें हैं। मैं समझता हूँ आज जो ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा आयोजन किया गया है और मैं इस मंच से निवेदन करूंगा भाई पद्मेश जी से, रत्नेश जी से, या वैश्य फेडरेशन से जुड़ने के लिए मैंने रत्नेश जी से भी पेशकश की है, उससे निवेदन किया है। अगर आप जुड़ेंगे तो पिताजी की जो रिच लीगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है आपको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दाऊजी गुप्ता को कंडोलेंस नहीं कर रहे हैं, हम तो समझते पूरी एक अंजुमन को कंडोलेंस कर रहे हैं। एक आदमी नहीं गया है, हम समझते पूरा बहुत एक अंजुमन चली गई इस देश लखनऊ से। दाऊजी गुप्ता इधर मेरे ताल्लुकात थे काफ़ी दिन से, लेकिन जब मैं लखनऊ आया करीब 7-8 साल 10 साल पहले, कि मेरा सगा भाई मुझे मिल गया। शायद कोई दिन होता हो वो प्रदीप कपूर को टेलीफोन न करते हो और अमीर हैदर को न करते हो, या कोई दिन जिस दिन उनका इंतकाल है उसके एक दिन पहले हमसे कहने लगे अमीर हैदर, मुझे चचा कहने लगे थे, वो भी कहने अमीर हैदर चचा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कल परसों आता हूँ। हम लोग इंतज़ार कर रहे, अब ज़िंदगी भर उनका इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि उनके उन काम करने का लगन इतनी थी कि दिनेश शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कई मरते मिले, हमको घर से लेना, हमने कहा हमारे पास इस वक्त अभी कहीं नहीं, आइए, गए घर से हमको लिया, काफ़ी हाउस आए, प्रदीप कपूर साहब को बुलाया और सुभाष जी थे उनको बुलाया, 3-4 लोग बैठ गए, 5 लोग 2-2 घंटे बैठे रहते थे, उनसे कुछ सीखने का मिलता था। देवा में हम लोग हनुमान मंदिर से मजार तक मार्च किया, मलियाबाद गए और ये इरादा था यूपी भर में भ्रमण हम लोग करेंगे, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना ने से उनको हमसे छीन लिया।
तो मैं समझता हूँ पिछले दिन के बेटे, मैं समझता हूँ 3 तरह के सपूत होते हैं, पूत, कपूत, सपूत। कपूत वो होता है जितनी प्रॉपर्टी बाप दादा छोड़ गए या जो कुछ छोड़ गए उतने ही रखते हैं। सपूत है, हमसे उम्मीद करते हैं कि ये जो करके गए हैं वो काम, उस काम अधूरे काम जो रह गए हैं उनको वो पूरा करेंगे। वो एक अंजुमन थे, और ये बता दूं कि वो कहीं से सबसे पहले इंसान थे, बाद में हिंदू मुसलमान पूछे, इसलिए हम लोग उनसे दिल से मोहब्बत करते थे। और शायद आज मैं समझता हूँ मेरा सगा भाई हमारे बीच में जुड़ गया है, मैं उनके लिए जितनी अफसोस कर सकता हूँ करूँगा। और उसके बाद ये समझता हूँ कि उन्होंने जो आदर्श दिया है देश को, और हिंदी आंदोलन जब चला तो हिंदी आंदोलन में आप जानते हैं अच्छे 66 में बहुत से हमारे मुसलमान कह रहे हिंदी अगर पढ़ लोगे तो आप उर्दू से और हिंदी उससे अरबी से अलग हो जाओगे। उस वक्त हमने मूवमेंट किया था इनके साथ, और कैफे सिनेमा में गिरफ्तारी दिया था, उसके बाद जेल में है जाके, उस वक्त हिंदी आंदोलन में भी इनके साथ रहे। तो हम समझते हैं कि आज उनका हम लोगों का अकेला नुकसान नहीं, पूरे लखनऊ का नुकसान है। लखनऊ का कल्चर थे वो, और जैसा कि प्रदीप कपूर साहब ने अभी बताया कि एक फंक्शन में बता दिया कि फुला इमामबाड़ा काहे के लिए बना था, किसने बनाया था, कहाँ से कौन लोगों ने बनाया, ये तक बता दिया। इतना जानते वह लखनऊ का इंसाइक्लोपीडिया थे वो, आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको शौक प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं उनके दोनों बेटे जो मैं समझता हूँ लॉयल हैं और उसके वो सपूत हैं, उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बस यही है कि हम हर दुख को झेलते हुए, सहन करते हुए, बस अब यही हम लोग कर सकते हैं कि उनके जो विचार थे, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो अभिलाषा थी, उसको हम पूर्ण करें। और इसी क्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय श्री चंद्रपाल जी जो रिटायर्ड IAS हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और 2 शब्द थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी कुछ 2 शब्द कहूँगा। वैसे तो वो इतने बड़े सर्वगामी पर्सनालिटी थे कि उन्होंने कहा मैं बुद्धिस्ट नंबर 1 हूँ। गुप्ता में लिखता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे लोगों के साथ में रहना है। तो मैंने साफ कहा कि बुद्धिज्म तो सबको साथ लेके चलने वाला ही धर्म है, इसलिए वो बात मेरे दिमाग में रही। उन्होंने इतने काम किए सामाजिक परिवर्तन के, जो मैं 72 में IAS में आया था, तब से उनसे रोजाना कभी न कभी किसी न मीटिंग में बातें हुआ करती। सामाजिक परिवर्तन ही सबसे चला आ रहा है, हजारों वर्षों से चलता चला आ रहा है, आज भी वो धारा चल रही है। और दाऊ जी की हम समय याद आता है। मैं कभी कभी मजाक में कहता था कि दाऊ जी आप भगवान बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म के बारे में और भगवत गीता के बारे में जो कंपैरेटिव स्टडी आपने लिखी है और बताते हैं वो मार्मिक है। वर्तित बुद्धिज्म में क्या कहा, बट भगवत गीता में क्या कहा, तो बड़ा मज़ेदार बात। तो मैंने बहुत एक दिन कह दिया मजाक में कि दाऊ जी आप जाओ तो अपना मस्तिष्क जो मेमोरी है, भाषा का ज्ञान है, वो कम से कम बांट के जाइएगा जैसे हम लोग याद रखें। इतने बड़े विद्वान मैंने तो शायद जीवन में नहीं देखा। मैं भी अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता हूँ। मैं DLit हूँ, बुद्ध PhD हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही, और IAS में 72 से लेके 2008 तक IAS में मैंने सेवा की है। और बस एक ही धुन कि कैसे ये समाज का परिवर्तन, कैसे ये ऊंच नीच और धर्म के नाम पर जो संघर्ष होता रहता है, जिससे विकास कार्य नहीं होते उस तरह से, वो कैसे बन। दिल्ली में मैं निकल रहा था, तब तक दाऊ जी जा रहे थे। मैंने कहा दाऊ जी, तो मैं दाऊ जी के बारे में पहले ही कह चुका था, मैंने वो हमारे बड़े विद्वान हैं, उनको MLC वगैरह बनाइए। एंड इमीडिएटली ही वाज मेड MLC इन दिस, जबकि वो कांग्रेसी थे, फिर भी उनको वो बनाया गया MLC। और सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं समझता हूँ ऐसे सामाजिक परिवर्तक चाहिए जो निष्पक्ष भाव से, अच्छे दिल से, बिना भेदभाव समाजे हुए इस देश को आगे ले जाए। यहाँ कहते कि मैं आया था, फिर हम लोग कॉलेज वाले में भी गए, प्रोफेसर साहब देखने के खर्चा कम करना, किराया कैसे कम करना, उनकी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा, एकता के पैरोकार डॉक्टर दाऊजी गुप्ता।
करीब 6 दशकों तक दाऊ जी लखनऊ के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिवेश के केंद्र में रहे। दाऊ जी गुप्ता का जन्म शहर के गणेशगंज इलाके में 15 मई 1940 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोपाल जी गुप्ता के परिवार में हुआ था। शुरू से ही दाऊ जी के क्रियाकलाप बताने लगे थे कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा उनकी रगों में दौड़ रहा है। छात्र जीवन में वो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए, जहां उनके पैर में लगी पुर्तगाली बंदूक की गोली का निशान उनके क्रांतिकारी चरित्र का गवाह बना। मेधा के धनी डॉक्टर दाऊ जी गुप्ता ने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में पीएचडी की। इस दौरान वो छात्र राजनीति में भी भरपूर सक्रिय रहे, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं की पत्रिका का संपादन किया और प्रगतिशील विचारधारा की युवा पीढ़ी का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। 60 के दशक में दाऊ जी ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा ली और वहां से लौटने के बाद 21 फरवरी 1964 को सीतापुर के विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कृष्णचंद्र गुप्त की पुत्री मनोरमा जी के साथ उनका विवाह हुआ। इसी दशक में दाऊ जी 2 पुत्रों पद्मेश और रत्नेश और पुत्री वर्तिका के पिता बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते रहे चंद्रभान गुप्त के आशीर्वाद से उस समय की विभाजित कांग्रेस ओ की ओर से दाऊ जी ने 5 जुलाई 1971 को लखनऊ के महापौर का पदभार संभाला और विश्व के सबसे कम उम्र महापौर बने। उन्हें उसी साल होनोलुलु हवाई में होने वाले वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उपाध्यक्ष और निदेशक भी चुना गया। अपने मेयर काल में दाऊ जी ने वैश्विक पटलों पर अपनी सक्रियता से लखनऊ को विश्व के मानचित्र पर अंकित कराया। 3 बार लखनऊ के मेयर रहे दाऊ जी की सक्रियता, बौद्धिकता और दूरदर्शिता के चलते उनका कद एक विचारशील, प्रगतिशील और बौद्धिक व्यक्ति के रूप में बढ़ता ही रहा। 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लखनऊ आई और दाऊ जी से कहा कि आप जैसे नवयुवकों की हमारी कांग्रेस को बहुत जरूरत है, तो दाऊ जी ने उन्हें बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, कांग्रेस में तो मैं हूं ही, लड़ाई तो नेतृत्व की है। लखनऊ के मेयर के तौर पर अपने कार्यकाल में दाऊ जी ने शहर में डॉक्टर अंबेडकर, महाकवि निराला, अज्ञात वीरांगना, डॉक्टर लोहिया, राजा बिजली पासी जैसी विभूतियों की प्रतिमा लगवाई और भारतीय इतिहास की अनेक दूसरी विभूतियों को भी सम्मान दिया। एक ओर वो कला और संस्कृति के पुरोधाओं का सम्मान करते रहे, वहीं प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और व्यापार मंडल को सक्रिय नेतृत्व भी प्रदान किया। दलगत राजनीति से वो ऊपर थे, लेकिन राजनीतिक योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्थान के लिए संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे। जहां एक तरफ दाऊ जी को आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रभान गुप्त, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत के शीर्ष नेताओं का निकट सानिध्य और सहकार मिला, वहीं दूसरी ओर देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों के साथ उठना बैठना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। लखनऊ के इंडियन कॉफी हाउस को दाऊ जी सदैव अपनी वैचारिक प्रगति का केंद्र मानते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और पैनल के चेयरमैन के रूप में भी डॉक्टर दाऊ जी गुप्त का योगदान सर्वविदित है। अपने ज्ञान और व्यक्तित्व के कारण दाऊ जी अपने समय के सभी राजनेताओं के चहेते रहे और सभी पार्टियां उनका सम्मान करती रही। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर भारत के अनेक रहे, विश्व की 16 से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता भारतीय साहित्य पर वक्तव्य देना हो। रामायण, वेद, इस्लाम और कई धर्मों के प्रकांड विद्वान दाऊ जी को लखनऊ ही नहीं अपितु विश्व के अनेक मंचों पर एक सशक्त अथॉरिटी माना जाता रहा। तमिल भाषा और दक्षिण भारत के इतिहास और साहित्य के पुरोधा दाऊ जी उत्तर भारत के पहले शख्स थे जिन्हें दक्षिण भारत में पेरियार आखिरी सार्वजनिक संबोधन में पाठ समारोह की अध्यक्षता करते हुए दिया।
दाऊ जी ने 2 मई 2021 को लखनऊ में अंतिम सांस ली। अपने हृदय में बसा कर नहीं रखा, बल्कि इस शहर को हर पल जिया था। लखनऊ शहर शोक की लहर में डूब गया। इस रत्न की पुण्य आत्मा को नमन। दाऊ जी, हम आपको कभी भूला न पाएंगे। ये था डॉक्टर दाऊद जी का संक्षिप्त परिचय। आगे की बात है कि हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का भार चुके हैं। कलों में भी कुछ सुख के पल भी आ जाते हैं। अब डॉक्टर और हमारी मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से उसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं ताकि विमोचन हो सके उस पुस्तक का, इस ग्रंथ का विमोचन हो चुके। ऐसे आदरणीय दाऊ जी अब हम सबके बीच में नहीं है। ये अपने आप में एक असहज करने वाली स्थिति होती रही, लेकिन दाऊ जी का लखनऊ से जो संबंध था वो अपने आप में कहना चाहिए कि लखनऊ की संस्कृति के वो पूरक थे। और ये बात सही है, अभी प्रदीप जी, चचा अमीर हैदर साहब और उनके पहले कपूर साहब सुभाष जी जो उनके संस्मरण बता रहे थे, तमाम संस्मरण उनके खोए हुए हैं। कॉफ़ी हाउस के बारे में वो जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे कान में आए वो और बोले कि देखो कॉफ़ी हाउस की मरमरिंग बताऊं तुम्हें। तो हमने बताइए डॉक्टर साहब क्या है मरमरिंग। हम लोग तो चुनाव बगैर उसके लड़ रहे हैं और उस समय लखनऊ में बीजेपी के लोग जीते भी नहीं और माननीय अटल जी का विश्वास ठीक नहीं था, तो ना पोस्टर बैनर झंडा कुछ नहीं लगा था। तो मैंने कहा कि दाऊ जी भी यही कहेंगे कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है और वो है। तो उन्होंने कहा कि तो कॉफ़ी हाउस की मरमरिंग ये है कि तुम चुनाव जीत रहे हो। तो मैंने कहा कि कॉफ़ी हाउस थोड़ी डिसाइड करेगा। बोले लखनऊ की राजनीति, प्रदेश की राजनीति कॉफ़ी हाउस डिसाइड करता है और वहाँ की जो चर्चा होती है वही चर्चा जो उलट फेर है उसका पूर्व का संकेत होती है। मैंने एक सहज भाव में उसका उत्साहवर्धन का एक प्रक्रिया समझा, लेकिन उनका अनुभव राजनीति के बारे में, व्यक्ति के बारे में अपने आप में बिल्कुल अलग सा था। और कई अवसरों पर जब मैं कार्यक्रम करने जाता था तो मेरे निश्चित रूप में जो मुझसे पहले के दो महापौर थे आदरणीय डॉक्टर एस.सी. राय साहब और दाऊ जी, उस कार्यक्रम की शोभा वो अवश्य बढ़ाते थे। कई बार मुझे कई चीज़ों का ज्ञान लेना होता था तो मैं दाऊ जी डॉक्टर साहब के पास जाता था और मुझे याद है कि मैं इजराइल मेयर कॉन्फ्रेंस में जा रहा था और चूँकि बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा मैंने नहीं की थी, 2-3 देशों की यात्रा ही मैं करा था मैंने, लेकिन जब इजराइल जा रहा था तो बिल्कुल अकेले जा रहा था। और ये भी था कि इजराइल जाऊंगे तो इजराइल में डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, सीरिया होके जाना है वहाँ पे। अब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं समझ नहीं पाया कि मैं करूँ क्या। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने बैठे बैठे सारा खाका बता दिया और खाका बताने के बाद 1-2 नाम उन्होंने सीरिया के बता दिए और सीरिया से कैसे जाएंगे और कहाँ पे पहुँचेंगे। रामलला हम लोग जो बोलते हैं रामल्ला एक जगह है, वहाँ से आप बाई रोड जाओगे और बाई रोड जाने के बाद कैसे आप उसकी राजधानी पहुँचोगे और राजधानी पहुँचने के बाद मेयर कॉन्फ्रेंस होगी तो आप बोलोगे क्या क्या चीज़ रखोगे, विदेशों के लोग चाहते क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनेंगे। यानी रात को ही उन्होंने हमको तमाम बुलेट पॉइंट्स तैयार कर दिए और तैयार करने के बाद बोले कि इन चीज़ों पर इस तरीके से ही आप बोलना।
और जब बोलने के पहले संबोधन कैसे करना है, उन लोगों को अपनी बात का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, सारी चीज़ें जैसे एक मास्टर अपने शिष्य को समझाता है वैसे उन्होंने समझाया। और मैं अकेले मेयर कॉन्फ्रेंस में पहुंचा, और जब वहाँ पहुंचा तो विदेशों के बड़े बड़े मेयर्स आए थे, और मैं एशिया का अकेला मेयर था, भारत का भी नहीं, भारत में तो किसी को नहीं बुलाया गया था, एशिया में मैं अकेला था। और मुझे हर पल आदरणीय दाऊ जी याद आ रहे थे। और जब मुझे घबराहट हुई तो मैं रात को दाऊ जी साहब से, डॉक्टर साहब से पूछा कि कल मेयर कॉन्फ्रेंस है और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उसका पहला सेशन है और पहले सेशन में दूसरा वक्ता मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे तमाम टिप्स दिए, और ये मेरा सौभाग्य था कि उसमें मोस्ट ऑनरेबल मेयर का जो किताब मिला वो हम लोग को मिला। लेकिन उसके पीछे का रहस्य यही था कि डॉक्टर साहब का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन था वो बहुत बड़ा था। मैं लखनऊ में मानता हूँ कि सीबी गुप्ता साहब का योगदान लखनऊ के विकास में था, और उस विकास की यात्रा को माननीय अटल जी के मार्गदर्शन में टंडन जी ने बहुत पल्लवित और पुष्टभित किया। बीच का जो सेतु का काम करते थे वो आदरणीय डॉक्टर दाऊ जी गुप्त थे। वो चलती फिरती एक इतिहास थे इस लखनऊ का नहीं पूरे प्रदेश के बारे में जानकारियों का संग्रह उनके अंतर्मन में था, उनके मस्तिष्क में था। और कभी कभी 4-5 लोगों की जोड़ी होती थी। एक बार प्रदीप जी बैठे हैं, मैं पूज्य इनके पिताजी से बहुत परिचित नहीं था, विशन कपूर साहब से। मानी टंडन जी के मुंह से उनका बहुत नाम आता था, और टंडन जी उनके और दाऊ जी का और तमाम पुराने लोगों का जिक्र करते थे। और जब उनके वहाँ चाट की दावत होती थी तो चचा मीर हैदर साहब और सारे लोग उसके शोभायमान होते थे, और डॉक्टर दाऊ जी आते थे तो वो अपने विदेशों के संस्मरण बताते थे। मुझे वो अमेरिका अपने हिंदी सम्मेलन में ले जाना चाहते थे। 2 बार मेरा टला, एक बार तो उन्होंने टिकट भी मेरा मंगा लिया था, और मेरे रहने की, खाने की सारी व्यवस्था भी उन्होंने ही करी थी, और मैं नहीं पहुंच पाया किसी कारण से। उन्होंने कहा अब की जरूर जाना है, और अब की जब कहा उन्होंने तो करो। और पुस्तक के मेले में आदरणीय दाऊ जी इतना झूम कर बोले, और उन्होंने बहुत व्यवस्थाओं में, जैसा हम सब जानते हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, और कई भाषाओं के ज्ञाता के साथ साथ जो अदृश्य प्रतिभाएं थी लखनऊ के विकास में, किस नवाब का योगदान क्या था, किस अंग्रेज का, कौन से अंग्रेज गवर्नर ने क्या कहा था, नेहरू जी की उनसे किससे क्या बात हुई थी, ये सारा चीज़ें उनको पता था। उस चीज़ को वो इसे व्यक्त करना, अपनी सारी बातें कह देना चाहते थे। मुझे जल्दी थी उस दिन भी, और मैं लेकिन दाऊ जी जब डॉक्टर साहब बोलना शुरू किए तो एक मोहनी था, उनके मोहक शब्द थे, और हम लोग बिल्कुल ध्यानमग्न होकर सुनने लगे उनको। और वो बोलते बोलते कहाँ कहाँ की बातों को, घटनाओं को उन्होंने जोड़ा। और आज भी मुझे याद है कि एक दिन अचानक एन डी तिवारी साहब काफ़ी सक्रिय हो गए थे लखनऊ में, और उन्होंने मुझे एन डी तिवारी साहब के साथ में वो जब उनका तो डॉक्टर साहब मुझे ले गए उसमें। तब उन्होंने अपने बेटे को, जो उनका बेटे हुए, उनको अपना उन्होंने अधिकृत रूप में बेटा मानते हुए टोपी पहनाई। तो आदरणीय डॉक्टर साहब उस कार्यक्रम के बीच के एक तरीके से करता धरता थे, और उसके बाद वो तिवारी साहब को लेकर मेरे घर आए, और मैं अनुभव के सागर का समूह देख रहा था। आदरणीय एन डी तिवारी साहब को जो विकास की अवधारणा है, कैसे हम सीवरेज का, कैसे हम पेयजल का, कैसे हम हॉस्पिटल्स का क्या क्या करेंगे। एक तरफ एन डी तिवारी साहब बोलते थे, जबकि उनकी अवस्था भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब उनको स्मरण कराते थे कि इस चीज़ को आपने ऐसे किया था। तो उनका अनुभव, उनका प्रेरणा हम सबको याद रहेगी। मैं कोरोना से संक्रमित हो गया था, और डॉक्टर साहब का फ़ोन मेरे पास पहुंचा था, डॉक्टर साहब स्वस्थ हैं आप? मैंने कहा स्वस्थ तो डॉक्टर साहब हूँ, लेकिन आजकल भर्ती हूँ अस्पताल में, लेकिन लोगों को भी भर्ती करा रहा हूँ कि टेलीफोन पर उपलब्ध हूँ, और कई लोगों को जो है भर्ती कराना पड़ रहा। अभी मिनट में खबर आ रही कि कोई कहाँ पे संक्रमित हुए, कहाँ पर हो गया। लोगों में एकदम भय का वातावरण था। उस समय को याद करता हूँ तो सिहरन आती है।
तब डॉक्टर साहब ने मुझसे कुछ टिप्स दिए कि आपको ये संयम बरतना चाहिए, कोरोना का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इसका जो प्रकोप है, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, और तमाम चीज़ों को उन्होंने हमको बताया जैसे कोई डॉक्टर बता रहा है। लेकिन क्या पता था कि वो खुद भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। हमेशा वो याद करते थे, लेकिन कोरोना के संक्रमित हुए तब मुझे उन्होंने नहीं बताया था। और एक बार एक्सीडेंट हो गया अचानक, मुझे रत्नेश जी उनके साथ में रहे होंगे, रात को 12 बजे 1 बजे मुझे फ़ोन आया। हाँ, मैं कानपुर में था उस समय, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया, जबकि हाथ टूट गया था, तमाम बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उनका। लेकिन एक तरफ एक्सीडेंट हुआ और एक तरफ उतनी बुद्धि उनकी तेज से उनका दिमाग चलता था कि उनको था कि जाते ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, तो किसको करे, तो उन्होंने सीधे फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर आखिरी नंबर आप ही करता, तो उनको उन्होंने उससे दबा दिया। क्या बात है। हाँ, तो मेरी आदत थी कि मैं फ़ोन को कान के पास में रख के सोता था, और वो जब आया तो मैंने रात को लेट नाइट उठाया, उसी समय डॉक्टर भी मिल गए, देखिए इत्तेफाक, और ट्रीटमेंट हुआ। आखिरी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब पुस्तक मेले में अपनी पुस्तक का विमोचन कराए थे, राज्यपाल जी के वहाँ मुझे मुख्य अतिथि बना के वो ले गए। मैंने गवर्नर साहब को कहा, गवर्नर साहब के वहाँ पे आप, बोले गवर्नर तो अध्यक्ष होते हैं, चीफ गेस्ट तो आप होते हैं। और जब वहाँ पर गए तो उनकी पुस्तक के बारे में उनका कि प्रस्तावना आपको रखना है, और तमाम मैं कह सकता हूँ कि इस लखनऊ को बहुत याद आएंगे। आदरणीय दाऊ जी, लखनऊ की विभूतियों को जब हम लोग याद करते हैं तो सी बी गुप्ता साहब याद आते हैं, सिद्धू जी याद आते हैं, और यादों की श्रृंखला में बिशन कपूर जी का नाम अभी मैं ले ही रहा था। और यहाँ पर योगेश प्रवीण जी भी चलते फिरते, अमृतलाल नागर जी और योगेश प्रवीण जी भी लखनऊ के वो विधा थे जो सारे इतिहासों को बताते थे। और ये काफ़ी हाउस की जो टोली थी टंडन जी की, मैं कहूँगा अमीर हैदर साहब, एक प्रदीप कपूर साहब, एक ऐसा करिए कि पुराने लोगों को बुलाइए, अभी भी चल रहा है। और उसमें मैं, क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत छोटी उम्र में मैं डॉक्टर सियाराम जी के साथ में बैठी परंपरा फिर से स्थापित हूँ, और फिर से आखिर में मैं यही बात है कि अपनी बात को विराम दूंगा कि आदरणीय दाऊ जी के नाम पर उनके संस्मरण और जो लोगों के अन्य संस्मरण हैं, पद्मेश जी ने और रत्नेश जी ने तमाम चीज़ों की रचना, तमाम पुस्तकों का प्रकाशन कराया है। अगले बार हम लोग फिर से मिले और दाऊ जी के संस्मरण हों उसमें, और दाऊ जी के बारे में और दाऊ जी की जो डॉक्टर साहब की जो विभिन्न प्रकार की लोगों के बारे में राय थी या अपने कार्यों के बारे में राय थी, उसका एक समग्र प्रकाशन हो शहर में। क्योंकि आपने विश्वविद्यालय का नाम की बात कही थी, विश्वविद्यालय का नाम इसलिए नहीं हो सकता कि इसके पहले विश्वविद्यालय के नाम की चर्चा आई थी, तो विश्वविद्यालय के नाम की चर्चा में थोड़ा सा असहमति बन गई थी। एक महापुरुष के नाम पे रखने का बात काफ़ी अखबारों में आ गई थी, तो वो प्रसंग ऑलरेडी प्रस्तावना पड़ी हुई है जिस पर निर्णय नहीं हो सका था। तो इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं लाएंगे जिसमें किसी प्रकार की विपरीत चर्चा हो। हाँ, उनके नाम पर शहर में सड़क, पार्क, कैसे कोई चौराहा, कोई विद्यालय या कोई इस प्रकार का कोई भी चीज़ नामकरण की उनकी अवश्य होनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और हम लोग परिवार के साथ बैठकर तय करेंगे कि जो हमेशा लोग याद रखें, जैसे B.R. मोहन साहब की मूर्ति का है, चौराहा है डालीगंज में, अखिलेश दास जी के नाम पर भी एक सड़क है, डॉक्टर S.C. राय साहब के नाम हमने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में पूरा हॉल बनवाया था, और डॉक्टर S.C. राय रोड भी वहाँ पर बनवाई। तो मुझको पूरा विश्वास है इसके लिए अधिकृत महापौर जी तो ही हैं, उनके मन में हमेशा एक सकारात्मक सोच रहती है और उनके मन में है भी इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ होगा तो हम लोग बैठ के तय करके और अधिकृत रूप में घोषणा नहीं, काम करने की प्रवृत्ति के साथ उसमें आगे बढ़ेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति दे, और उनके बच्चों से मेरी यही है कि आप लोग कम से कम साल में एक बार ज़रूर मिलिए और उनके पुराने मकान को उनकी स्मृतियों के लिए रखिएगा। वो कॉमर्शियल जगह है, कहीं उसको कभी किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मत बनाइएगा, वो साहित्यिक अंग है, उसको उनकी स्मृतियों में खोकर कुछ ना कुछ बनाइएगा। और वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पुर्तगाल के लिए आज़ादी के लिए गोवा के रहे, और वो कांग्रेसी होते हुए भी मीसा में बंदी रहे,
और 11 महीने जेल काटी उन्होंने। शायद पद्मेश जी और वर्तिका जा रही थी तो रास्ते में विधानसभा में गड़बड़ी फैलाने के चार्ज में वो उनको पुलिस उठा ले गई थी। शायद वो पहले कांग्रेसी थे जिनको कांग्रेस शासन में बंद कर दिया गया था, और वो शायद लॉमाटीनर में पढ़ते थे आप लोग, और पुलिस उठा ले गई थी। और क्योंकि वो दिन मुझे इसलिए भी याद आता है कि उसी दिन जैसे आदरणीय दाऊ जी पर चार्ज लगा था कि वो विधानसभा में तोड़फोड़ या कुछ इस प्रकार का काम करने गए, उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे पिताजी पे ये चार्ज लगा दिया। तो उसी दिन उनको पकड़ ले गई थी। तो वो नादर महल लौट के देना बैंक को लूटने की साजिश रामप्रकाश गुप्ता जी के साथ में बना रहे थे। तो वो दिन में हम लोग छोटे छोटे से थे, तो हम लोग रोते हुए चिल्ला रहे थे। वो कहे कि दाऊ जी थे जेल में, शकुंतला नैयर जी थी, तमाम लोग उनके साथ में थे। उस समय मानी टंडन जी भी गिरफ्तार हो गए थे, वो चौक की किसी और उसमें दिखाए गए थे। किसी को पंखा चोरी में बंद कर दिया गया था, तो किसी को किसी और चीज़ में। आप भी हैं, बहुत याद आएंगे आदरणीय डॉक्टर साहब। मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन मुझे जाना था। मैं उनको सत सत नमन वंदन करते हुए उनकी स्मृतियों को शेष रखूँगा। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय महापौर जी प्रथम महिला के तौर पर हैं, ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। आपकी और जो भी मांगे होंगी वो निश्चित रूप में पूरा करेंगे। मैं फिर से उनके श्री चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करते हुए उनकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और इस विरासत के साथ आप ही न्याय कर सकते हैं। तो मुझे बड़े ही प्रसन्नता हुई कि दाऊ जी गुप्त जब भी दिल्ली आते थे, हम लोगों की टीम थी, पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह, अमेरिका से डॉक्टर विजय कुमार मेहता, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी आते थे, तो हमेशा हम बैठते थे। डॉक्टर विजय कुमार मेहता की जब पुस्तक का लोकार्पण हमने अटल जी से कराया, सुषमा स्वराज से कराया, दूसरी पुस्तक का, तीसरी का डॉक्टर सत्यनारायण जी रेड्डी जी से कराया, तो दाऊ जी हमेशा हमारे सामने रहे। और जैसे कि आप सब लोगों ने बताया कि वो संबंधों को निभाने वाले थे। हम लोगों के कॉमन मित्र थे श्री बनारसी सिंह जी, जो बीर के संपादक थे, उनके पुत्र की शादी थी, तो वो शाम को पहुंचे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो बड़ी लेट आए। कहाँ लेट आया, लेकिन मुझे अभी जाना है। मतलब आधा घंटे बाद उनकी ट्रेन थी दिल्ली से लखनऊ आने के लिए किसी और कार्यक्रम में। ये संबंधों को निभाने वाले थे, इसलिए आज उनको याद किया जाता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उनके ऊपर जब भी इसका पहला जो मुझे दायित्व दिया गया सौरभ के प्रकाशन का, तो हमारी समिति ने आगरा से डॉक्टर श्री भगवान शर्मा जी हमारे बैठे हुए हैं, हमने हमारा यही एक प्रस्ताव पारित हुआ कि पहला जो अंक छपेगा वो डॉक्टर दाऊ जी गुप्त की स्मृति में विशेषांक छपेगा, पहुंच जाएगा शीघ्र ही। तो फिर उन्होंने फिर ये कहा, जितने भी लोग थे आप उनमें पढ़ेंगे कि लगे कि उनके अपने निजी संबंध थे। जितने यहाँ लोगों ने बोले उससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे, चाहे वो नॉर्वे के हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव में उन्होंने एक लेख भेजा, और ये जब छप गई उसके बाद हॉलैंड स्टार लेख आ रहे हैं दाऊ जी गुप्त के ऊपर कि वो उनके निजी संबंध थे। मतलब हम जो इस सभागार में बैठे हैं सब उनको एक निजी संबंध के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, प्रशांत भाटिया जी, आदरणीय पद्मेश गुप्त जी, आदरणीय रत्नेश गुप्त जी, डॉक्टर हरिपाल जी, संजय गुप्ता जी, दीपक जी, सुनील वाजपेयी जी, नटवर गोयल जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, अनूप श्रीवास्तव जी, सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज श्रद्धेय बाबूजी की पुण्यतिथि। लखनऊ में जब हम लोग पढ़ते थे तभी से बाबूजी को लगातार हमने पास से देखा। दत्तू भैया के साथ, सुनील वाजपेयी जी के साथ बाबूजी से पढ़ते समय ही कई बार भेंट हुई मेरी। मुझे भी तब इस बात का ज्ञान नहीं था कि हम लोग राजनीति की तरफ मुड़ने वाले हैं, लेकिन बाबूजी ने समय समय पर जिस ढंग से प्रदेश और देश की राजनीति को सुचिता के साथ एक आयाम दिया है, वो हम लोगों के लिए एक लेसन है, पाठ है कि हम उस ओर आगे बढ़ कर के बाबूजी के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ें।
हमें लगता कि वो वर्ष 89 की बात है, बाबूजी देश से बाहर थे। 89 की बात है ना, और लखनऊ में नगर निगम का चुनाव डिक्लेयर हुआ और ये हुआ मेयर किसे बनाया जाए, तो बाबूजी अमेरिका साहब से तीसरे दिन ही मेयर हो गए थे, तीसरे विदिन वीक हो गए थे, शायद विदिन वीक मेयर हो गए थे बाबूजी। देखिए बाबूजी की स्वीकार्यता कितनी बड़ी थी। जिस व्यक्ति ने पूरे नगर निगम के चुनाव में प्रतिभागी न किया हो और देश से बाहर हो, उसकी स्वीकार्यता थी कि उनके नाम पर सर्वसम्मति से लोग तैयार हो गए और बाबूजी ने चुनाव जीता। और चुनाव ही नहीं जीता, सभी को इकट्ठा करके एक ऐसी लाइन खींच दी कि वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को खजाने खोलने पड़े थे अगले चुनाव में। याद है ना आपको? बाबूजी ऐसी शख्सियत थे कि सबको साथ लेकर चलते थे। हमने आज तक उनको तेज आवाज में बोलते नहीं देखा। गुस्सा भी होंगे तो चुप हो जाएंगे, उनकी तेज आवाज कभी सुनी नहीं। कितना भी नाराज होंगे तो कभी किसी को डांटते नहीं थे, बहुत प्यार करते थे, समझाते थे। हिंदी के बारे में तो हिंदी की बात करते थे, भले ही अंग्रेजियत हम लोगों के दिमाग पर हावी रही हो, लेकिन बाबूजी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन लगाए और जिस देश में भी गए वहाँ हिंदी की बात उन्होंने की। मैं बाबूजी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पद्मेश भैया को, रत्नेश भैया को, बहन वर्तिका को, पूरे परिवार को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम सब पूर्व की भांति वैसे ही हैं जैसे तब थे, आज के 30 साल पहले, 20 साल पहले। ढेर सारी बातें बाबूजी को मुझे आज भी अपने साथ रखती हैं। बाबूजी ने बताया कि गरीबों की कैसे सेवा करनी है, पीड़ितों की कैसे सेवा करनी है, उनके लिए दरवाजे कैसे खुले रखने हैं, कोई भी आ जाए तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। जब यूनिवर्सिटी में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो बाबूजी बताते थे कैसे तुम्हें काम करना है, कैसे वोट मांगना है। एक बार की बात है, पहला दिन था यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का। उससे पहले राजनीति की ABCD पता नहीं थी। पहले दिन चुनाव लड़ने के लिए गए तो इतने लोगों ने हाथ मिलाया कि दूसरे दिन मेरे हाथ में सूजन आ गई। तो हम आए, रत्तू भैया को लेने के लिए साथ में ही जाते थे। इनके पास जीप होती थी तब, हम लोगों के पास जीप नहीं होती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं होता था। रत्तू भैया यूनिवर्सिटी तक छोड़ देते, वाजपेयी जी साथ रहते थे। तो हमने बताया कि हाथ मिलाते मिलाते दर्द हो गया, तो उनका 2-3 दिन में ये दर्द चला जाएगा, फिर कभी भी दर्द नहीं होगा। तो आज भी मुझे याद है कि उस समय 1000-2000 लोग हाथ पहले दिन मिला लिए तो दर्द हो गया था, अब दर्द नहीं होता है। बाबूजी की दी हुई सीख है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो बाबूजी के प्रति आज भी हमें श्रद्धा के भाव से उन्हें प्रणाम करने के लिए हमेशा याद करते हैं। और मैं रत्तू भैया से यही कहूँगा कि बाबूजी की बातों को हम सबको आगे बढ़ाना है। हम सब आपके परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए। और जब मैं मॉरिशस गया तो मॉरिशस में शिवसागर राम गुलाम जी के साथ उनके संबंध, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के साथ उनके संबंध, और हम प्रभु बंदन जी जो उपराष्ट्रपति थे उनके घर गए तो दाऊ जी ने उनको प्रवासी घाट और गंगा तालाब और शंकर जी की मूर्ति और वहाँ जो शिवरात्रि का मेला होता है उसकी शुरुआत जब वो बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दाऊ जी के पास ये चीज़ कैसे संकलित रहती है। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि दाऊ जी आप इसको एक बार टेप कर लें पूरी चीज़ को, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको मालूम पड़े कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत का प्रेम, भारतीय लोगों का विश्व में क्या योगदान रहा, अलग अलग देशों की स्वतंत्रता में, वहाँ की समृद्धि में, और विशेषकर वैश्य समाज का जो भारतीय औद्योगिक और सामाजिक राजनीतिक क्रांति बनाने में जो सहयोग था उसकी जब वो चर्चा करते थे। बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि 1991 के मेरठ के वैश्य शताब्दी समारोह से लेकर अंत तक मैं उनसे जुड़ा रहा। और जब भी मैं लखनऊ आता तो या तो वो बोलते गोपाल के लिए नंद निकेतन हमेशा खुला है, या हमें फ़ोन करके कहते हैं कि दोपहर का टाइम हो गया है, चलो मोती महल आ जाओ, अपने दोनों लंच करेंगे और 2 घंटा वहाँ बैठेंगे। ऐसा सरल व्यक्तित्व, इतने बड़े महान व्यक्ति। और जब उनको राष्ट्रपति जी पुरस्कार दे रहे थे, दिल्ली में सम्मानित कर रहे थे, मैं उस दिन दिल्ली था और दाऊ जी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं मोर साहब। वो हमेशा हमें मोर साहब कहते थे। तो मैंने कहा दाऊ जी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज हमको राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं और उसके पहले अगर मेरे समाज के नेता मुझसे मिलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन में हमें बुलाया
आशीर्वाद दिया और तब वो राष्ट्रपति भवन गए। ऐसे दाऊ जी, ऐसे उनके विचार मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारा पूरा देश और विदेश की जो शाखाएं हैं, जब भी मीटिंग होती है हर व्यक्ति आज भी दाऊ जी को याद करता है, स्मरण करता है और उनके दिए हुए मार्गों बताए हुए मार्ग पर चलने की चेष्टा करता है। मैं परिवार के साथ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े रखिए और दाऊ जी को पूरे देश और विश्व से जोड़ के रखिए। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार। और अब इसी क्रम में मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हम पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस समारोह में लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पद्मेश गुप्ता जी और जितने भी सम्भ्रांत लोग आज मौजूद हैं, आज के मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दाऊ जी गुप्ता जी कोई व्यक्ति नहीं थे। व्यक्ति तो उसकी यात्रा एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन आदरणीय दाऊ जी गुप्ता जी एक विचार थे। विचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जितना हमारा सानिध्य उनके साथ रहा, जितना हम लोग आपस में बैठे, बाबूजी ने हमेशा प्रेरणा दी। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बाबूजी का निधन इतनी जल्दी हो जाएगा। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि अभी लंबा समय है, लंबा साथ है, लंबा उनके अनुभवों को हम साझा करते रहेंगे। अभी जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि वो वर्चुअली इंसाइक्लोपीडिया थे, उनकी बातें आज भी हमको याद हैं। किसी भी विषय पर वो बतलाते थे कि जब गोवा जा रहे थे, जब गोवा के संग्राम में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब उनके साथ क्या क्या घटा। किसी भी विषय पर उनकी जानकारियाँ, उनकी बातें आज भी हमको याद आती हैं, प्रेरणा दिलाती हैं। जो रहा और उनके जो संस्मरण रहे, दाऊ जी गुप्ता जी हमेशा उन बातों की चर्चा करते रहे। मैं तो तो आदरणीय सीबी गुप्ता जी का और दाऊ जी गुप्ता जी के बिना वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता है, ये हमारा मानना है। मेरा सिर्फ आप लोगों से, परिवार के लोगों से ये है कि हो सकता है कि रोड हो जाए, मूर्ति हो जाए, पार्क हो जाए, लेकिन आप लोगों का जुड़ाव लखनऊ के साथ उसी तरीके से होना चाहिए जैसे बाकी समाज की सेवा को आगे बढ़ाने में पूरे मनोयोग के साथ लगेगा। और कहीं न कहीं बाबूजी की यादें हमेशा हम लोग। बहुत बहुत आभार। बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में, लेकिन बहुत बड़ी। दाऊ जी गुप्त की प्रथम पुण्यतिथि पर आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपने भाव, अपना आदर, अपना सम्मान हूँ माननीय दिनेश शर्मा जी का, जिन्होंने आदरणीय दाऊ जी गुप्त को अपना मेंटोर समझा जीवन भर। मैं आभारी हूँ ब्रजेश पाठक जी का, जो छात्र जीवन से हमारे पिताजी के साथ जुड़े रहे और आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने अपने भाव, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आभारी हूँ उज्ज्वल रमन सिंह जी का, जो पिताजी की जो विरासत है मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, उसे संभाल रहे हैं। मैं आभारी हूँ माननीय संयुक्ता भाटिया जी का, जो लखनऊ की महापौर हैं और अपने व्यस्त समय से समय निकालकर, व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं आभारी हूँ चेतना साहित्य परिषद के सभी सदस्यों का, प्रमोद द्विवेदी जी का, जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ विशेष रूप से रविंद्रालय के मैनेजमेंट का और रविंद्रालय का। उसका एक कारण है कि जब हम परिवार की ओर से सोच रहे थे कि हम उनके पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित करें, तो हम सब लोगों की इच्छा थी हृदय से कि उसका आयोजन रविंद्रालय के परिसर में हो। और मैं आभारी इसलिए हूँ कि रविंद्रालय के मैनेजमेंट ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से इस परिसर से जुड़े हुए हैं। जब पिताजी ने तीसरी बार 1989 में उसका शपथ ग्रहण किया, कि समारोह हुआ था और उन्होंने शपथ ली थी, वो इसी रविंद्रालय के परिसर में ली थी। और इसी रविंद्रालय के प्रांगण में 5 मार्च 2021 को उनका अंतिम सार्वजनिक संबोधन हुआ था, जब यहाँ लंदन बुक फेयर बाल संग्रहालय में आयोजित हुआ था। और उस उद्घाटन समारोह की वो अध्यक्षता कर रहे थे और माननीय दिनेश शर्मा जी उसके मुख्य अतिथि थे।
हम जब उनकी स्मृति करते हैं तो बहुत दूर तक चले जाते हैं। जब वे इस शहर के मेयर बने और बहुत कम आयु के, तो वह एक प्रेरणा तो थी ही कि वो इतनी कम आयु के मेयर बने, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जितना उन्होंने कुछ किया है वो देखकर ऐसा लगता है, वह सुनकर ऐसा लगता है कि आज हम उनकी पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं, बल्कि उनके जीवन काल का उत्सव मना रहे हैं। आज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इसी विद्यालय के प्रांगण में कि आज लखनऊ शहर दाऊजी गुप्त के साथ संवाद कर रहा है और उनसे कह रहा है कि सिर्फ तुम हमारे हृदय में नहीं बसते थे, सिर्फ हम तुम्हारे हृदय में नहीं बसते थे, तुम भी हमारे हृदय में बसते हो। यहाँ से मेयर बनने के बाद जब वे पहली बार होनोलुलु हवाई कॉन्फ्रेंस में गए, और तब कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मुझे एक प्रेरणा की बात यह लगती है कि 31 वर्ष की आयु में जब वे होनोलुलु हवाई गए तो वहाँ कॉन्फ्रेंस से पहले वो अमेरिका के एक शहर एक प्रांत फिलाडेल्फिया गए और उनको वहाँ पता लगा कि वहाँ पर लखनऊ नाम का एक शहर है। और शहर में गए यह जानने के लिए कि यह लखनऊ नाम का शहर कैसे पड़ा और उसकी क्या समानताएँ हैं। और वहाँ उन्हें यह ज्ञात हुआ, वहाँ लखनऊ शहर वहाँ जाकर अमेरिका के, कि उसका नामकरण एक अंग्रेज़ ब्रिटिश अधिकारी ने किया है और वह कई वर्षों तक यहाँ लखनऊ में रहा है और लखनऊ शहर से प्रभावित होकर उसने उसका नामकरण लखनऊ किया। जब उन्होंने वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस अधिकारी ने अमेरिका में शहर का नाम लखनऊ रखा तो दुनिया भर के मेयरों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और एक आकर्षण, लखनऊ एक आकर्षण के रूप में उभरा और विश्व के पटल पर यह शहर अंकित हुआ। और उसी यात्रा में एक और बात हुई कि जब वो फ्लाइट उनकी वाया टोक्यो थी दिल्ली से, और जब वो दिल्ली से टोक्यो जा रहे थे तो उन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट में देखा कि वहाँ उसका पूरा मेन्यू जो है वो अंग्रेज़ी में है। और मैं मानता हूँ उस युवावस्था में अपने शहर, अपने देश, अपनी भाषा, अपनी अस्मिता की कितनी आदर और सम्मान थी और सक्रियता थी कि उन्होंने वहाँ शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पे इसका मेन्यू हिंदी में भी होना चाहिए, और वो शिकायत दर्ज कराकर लौट आए। यह 1971 की फ़्लाइट की बात है। और 1973 में एयर इंडिया का पत्र आया जिसकी कॉपी मेरे फ़ोन पर महफूज है, और वह वहाँ के किसी अधिकारी का पत्र था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आप इस फ्लाइट से टोक्यो गए थे और आपने यह सुझाव दिया था और हम आपके आभारी हैं, आपके सुझाव को स्वीकृति मिल गई है और अब एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी के मेन्यू भी उपलब्ध रहेंगे। जब लखनऊ में तो मुझे वह देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पर एक बार फिर आक्रमण हो गया है। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने आक्रमण किया था और 21वीं शताब्दी ने कोरोना ने आक्रमण कर दिया है। जब वहाँ की पुस्तकों में जिस प्रकार से आग लगा दी गई थी और वहाँ के पे जो विद्यार्थी थे, सुनते हैं कि देश विदेश के सब विद्यार्थी वहाँ पढ़ा करते थे और बहुत से ग्रंथ और बहुत से पुस्तकें लेकर वहाँ तो जो पिताजी दुनिया भर में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं और संबोधन दिए हैं, तो जो लोगों ने उस कार्यक्रमों में रहे होंगे और जिन्होंने उसका कुछ अंश भी ग्रहण किया होगा, तो उनका वह ज्ञान वहाँ पर विश्व भर में आज भी और हमेशा महफूज रहेगा। उनकी सरलता और सादगी एक परिवार के सदस्य होने से ज़्यादा और कौन जान सकता है। सार्वजनिक जीवन में तो सब लोग जानते ही थे, और उनकी सादगी के कुछ उदाहरण यूँ हैं कि उन्हें फर्स्ट क्लास में चलना पसंद नहीं था, वो सेकंड क्लास को प्रेफर करते थे। उनकी प्राथमिकता जब रेल यात्रा करते थे फर्स्ट क्लास नहीं होती थी, और उसका कारण यह था कि वो जब सेकेंड क्लास में यात्रा करते थे तो उनको लोग मिल जाते थे गपशप करने के लिए और बात करने के लिए, और फर्स्ट क्लास में वो बोर होते थे। इसी प्रकार एक प्रसंग मुझे याद है कि वो मेयर थे और यहाँ मुख्यमंत्री निवास में एक बहुत बड़ा आयोजन था, और वह घर से निकले मुख्यमंत्री निवास जाने के लिए, और रास्ते में उन्हें याद आया कि एक सभासद के घर में किसी उसके पुत्र या पुत्री का जन्मदिन है और वो वहाँ चले गए।
और वहाँ इस उद्देश्य से गए थे कि वहाँ जाएंगे और औपचारिकता पूरी करेंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बताया कि मैं उस सभासद के यहाँ गया था और वहाँ तो कितने मंत्री और विधायक और सांसद होंगे, एक मेयर नहीं पहुँचा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस सभासद के यहाँ मुझे लगा कि मैं इनके यहाँ बैठा हूँ, मुझे आनंद भी आ रहा था। ये सभासद वर्षों तक ये कहेगा कि हमारे पुत्र या पुत्री के जन्म दिवस पर मेयर साहब आए थे और रात को 11 बजे तक बैठे रहे। इस प्रकार का उनका स्वभाव था और मुझे लगता है कि शायद यही कारण था कि उन्होंने विश्व की इतनी भाषाओं को सीखा, समझा और उस ज्ञान को अर्जित किया। उनके मन में जो एक आकर्षण रहता था किसी नई भाषा को सीखने का, वो इसलिए कि वह उस देश के नागरिकों को अपना मित्र बनाना चाहते थे और ये चाहते ला देते थे। और संभवतः यही कारण है कि आज विश्व भर में उनके अनुयायी हैं, उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं। इन शब्दों के साथ मैं अंत में पापा जी की गज़ल के 2 शेर हैं, वह इस अवसर पर आप साझा करना चाहता हूँ कि जब तक गरज रहेगी गोले तर कहेंगे लोग, मैं जानता हूँ मुझे फिर पत्थर कहेंगे लोग। जब तक गरज रहेगी गोले तर कहेंगे लोग, मैं जानता हूँ मुझे फिर पत्थर कहेंगे लोग। मैं आईना हूँ टूट कर भी आईना ही रहूँगा, ये तुम बताओ तुम्हें क्या फिर कहेंगे लोग। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर लोगों के बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उज्ज्वल रमन सिंह जी ने कहा और वक्ताओं ने कहा, ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य उनके कार्यों को, उनके सपनों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है, तो हम परिवार की ओर से भी यही कहेंगे और आप लखनऊ वासियों की ओर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि उनके प्रति सच्ची भावांजलि, श्रद्धांजलि, काव्यांजलि यही होगी कि हम अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी तक उनको एक प्रतीक के रूप में, प्रेरणा के रूप में पहुँचाएँ, जिससे हम सबके मन में आगामी पीढ़ी के लिए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अंतर मन में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहें और वो सब भी उनके जैसा बनने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपके सामने रखता हूँ, जब देश में अंग्रेजों का राज था तब सन 1940 में मेरे दादा डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी का जन्म हुआ, जिसने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री गोपाल जी गुप्त जी को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देखा, जिसमें मेरे परबाबा के श्री गोपाल जी गुप्त जी के पीठ पर अंग्रेजों ने घोड़े दौड़ा दिए थे और उनके पीठ पे गंभीर चोट आने के कारण वो दोबारा बिना सहारे लिए कहीं बैठ भी न सके। सन 1947 में देश तो आज़ाद हो गया था, मगर गोवा की लड़ाई अभी बाकी थी। और मेरे परबाबा, क्योंकि उनकी पीठ में चोट के कारण वो कभी वहाँ जा ना सके, मगर फिक्र क्या थी उस बात को जिसका बेटा दाऊ जी हो। और यहाँ से मेरे बाबा जी की क्रांतिकारी सफ़र शुरू हुआ। पोर्चुगीज देशवासियों की हिम्मत तोड़ने के लिए गोलियाँ चला रहे थे और एक गोली जाकर उनके पैर पे लगी, मगर वह गोलियां उन लोगों के दिल में लगी आज़ादी की आग के बारूद देने का काम किया, जिसने सन 1961 में पोर्चुगीज राज को ध्वस्त किया और भारत सरकार का शासन शुरू हुआ। और फिर से विदेशी हथियारों के सामने हिंदी को बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर 7 समुंदर दूर अमेरिका में भी कार्यक्रम किए, सम्मेलन आयोजित किए, कई किताबें लिखी, कई लोगों की कहानियाँ, कविताएँ न्यूयॉर्क में संपादित ये सौरभ में छापी। जिस प्रकार एक छात्र के मेज पर, एक पदाधिकारी के मेज पर एक छोटा सा ग्लोब रखा होता है, उन्होंने अपनी विद्वानता से सच की दुनिया को एक छोटे से ग्लोब में बना के रख दिया था। वो कहावत है ना कि लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, अगर उड़ने पर आ जाओ तो ये दुनिया कितनी छोटी लगती है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग ई श्रद्धांजलि और आज आए और बाबूजी के प्रति अपनी अपनी संवेदना व्यक्त की। किसी ने ई श्रद्धांजलि सभा में कहा था कि वो पूरी उम्र लखनऊ पर फिदा थे और पूरा लखनऊ उन पर फिदा रहा। तो किसी ने कहा था कि वो नाका हिंडोला में रहते थे और शहर के हर नाके पर उनकी चर्चा रहे। वहाँ मेरा मानना है कि हर इंसान को साहित्य से जुड़े रहना चाहिए। ये निश्चित करना चाहिए कि दिल में देश प्रेम हो और सोच भाईचारे वाली हो। ये संस्कार ही बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। जैसे आप लोगों ने भी इस श्रद्धांजलि सभा में कहा था कि शहर में उजाला करने के लिए एक दिया ही काफ़ी है, मगर
वो जो पहला दिया जल गया फिर लाखों दिए जलते चले गए। ये जो भाईचारा और शिक्षा का दिया है वो हर घर, हर परिवार अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में उजाला करने का सामर्थ्य रखता है। अंतिम में मैं वो कहूँगा जिसे कहने का साहस मुझे नहीं था कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपकी याद हमेशा हमें आती रहेगी। आखिर में यही कहूँगा कि लगा सका न कोई तेरे कद का अंदाज़ा, लगा सका न कोई तेरे कद का अंदाज़ा, तू आसमां था फिर भी सर झुका के चलता था। थैंक यू सो मच। आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। सात्विक, मैं आपको प्रयास ये करना है कि जो उनके विचार हैं, जो वो चाहते थे, जो आपको बनाना चाहते थे, वो बन करके उनको दिखाइए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ पर उपस्थित परिवार के सदस्य पद्मेश और रत्नेश और वर्तिका जी एवं सात्विक, जिन्होंने अपनी सुंदर अभिव्यक्ति से हम सब लोगों को उद्दीलित किया, सभी का और से यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बंधुओं का मैं, जब मेरे पति ने पहला चुनाव लड़ा था उस समय वो मेयर थे और मेरा परिचय उसी समय उनसे हुआ और फिर लगातार उनसे मेरा जिस प्रकार से उनसे नाता बन गया, वो मुझे आज भी वो क्षण याद आते हैं कि जब मैंने पहली बार मेरा उनसे परिचय हुआ था। मेरे पति उस समय विधायक का चुनाव लड़े थे और पहली बार वो शहर से बाहर थे और चूँकि मुझे शहर में बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश में लोगों के घरों में पानी भर गया और मैं जब बाहर निकली सो गई थी। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, इतनी बारिश में आप लोग कैसे आ गए? तो लोगों ने बताया कि हमारे घर में पानी भर गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले भी बरसात होती होगी तो पानी भरता होगा, तो आप लोग क्या करते थे? क्योंकि उस समय भाटिया जी मौजूद नहीं थे और मैं घर में अकेली थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ हमारे जो पहले वाले विधायक प्रेमवती तिवारी थी, उनके पास जाते थे और वो मोटर लगवा देती थी, पानी खींचने के लिए मोटर लगा दी जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि ये तो मुझे मालूम नहीं। तो फिर मेरे पास, चूँकि मेरे पास सबके नंबर नहीं थे, उस समय नए नए विधायक बने थे भाटिया जी, तो मैंने डायरेक्टरी उठाई और मेयर उस समय दाऊ जी गुप्ता थे और उनको मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझसे बताया कि आपके घर के पीछे एक हमारे एक्सियन रहते हैं और वो उन्होंने मुझे नंबर दिया और कहा कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और जब मैं समाधान हुआ, ये मेरा उनका पहला परिचय था। जो हमारा नाम तो उनका मैंने सुना था, लेकिन मेरी पहली बार उनसे बातचीत हुई थी और उसके बाद फिर हमारा आपस में एक दूसरे से काम पड़ता रहा और वास्ता रहा और हम सब मिलते रहे। और मेयर बनने से पहले भी मुझे कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त, बनने के बाद तो फिर मेरा उनसे 2 बार मेयर बनने के बाद वो मेरे ऑफिस में आए, मेयर कार्यालय पर आए और मैंने उनको स्वयं बुलाया कि एक बार तो हमारे यहाँ चाइना के मेयर आए थे और उनसे परिचय पहले से उनका था। तो उन्होंने उनको याद किया और मैंने उनको फ़ोन किया दाऊ जी को और वो आए और हमारे साथ वो मीटिंग में रहे, उनके साथ रहे और उनका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ। और उन्होंने उस समय मुझे बेटी समान समझकर बहुत प्यार से मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और मुझे आज भी याद आता है कि उनका स्नेह हम लोगों को जो प्राप्त हुआ, वो मुझे लगता है कि मुझे जो स्नेह प्राप्त हुआ, मुझे कार्य करने का जो एक प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा कोई ही व्यक्ति दे पाता है। तो आज उनके जीवन चरित्र के बारे में यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं उनको आज के दिन नमन करती हूँ, लखनऊ नगर निगम की तरफ से, लखनऊ पूरे शहर की तरफ से, लखनऊ की वहाँ पर होने के नाते से मैं उनको नमन करती हूँ। और जब 1971 में जब वो पहला चुनाव लड़े थे, उसके बाद उनके कार्यकाल के 50 वर्ष ऐसे व्यक्ति थे, वो पहले व्यक्ति थे कि 50 वर्ष होने पर
भी वो जीवित थे। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, रत्नेश जी को शायद उसके बारे में जानकारी, हम लोग 50 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और फिर कोरोना के कारण उस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाए। तो हम उसके बाद वो कार्यक्रम अगर नहीं कर पाए तो उसे मुझे आज बहुत उस चीज़ का बहुत कष्ट है कि अगर हम उस समय कोरोना नहीं होता तो शायद हम उस कार्यक्रम को कर पाए होते। हम उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है इस बात का। लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके सामने हम सब लोग अभिभूत हो जाते हैं। और जब जो व्यक्ति एक बार जीवन में जो व्यक्ति आता है उसे एक बार जाना तो होता है। हर कहते हैं कि कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। तो वो ऐसा कुछ करके गए कि लोग चाहते हैं कि उनके जैसा करें, जैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए, हम लोगों को एक प्रेरणा देने का कार्य किया। मेयर काउंसिल में की बात करें तो वो इंटरनेशनल मेयर काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो अपनी प्रतिभा का भारत की प्रतिभा को बढ़ाने का काम किया और लखनऊ नगर निगम को बढ़ाने का जो कार्य किया वो आज भी हम सब लोगों के उस इतिहास में है। और वो सारी चीज़ों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लेने का कार्य करने का हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे व्यक्ति विरले व्यक्ति होते हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है लोगों को। तो आज हम सब लोग उनको नमन करते हैं। और जैसा कि दिनेश शर्मा जी ने कहा कि एक सड़क और उनके नाम से, उनको याद करने के लिए उनके नाम से सड़क, तो वो हम पहले ही सड़क और एक पार्क के नाम की घोषणा पहले कर चुकी हूँ। बाकी उनके परिवार के साथ, रत्नेश जी और पद्मेश जी के साथ मिलकर जो भी उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि अब उनके प्रति हमारी यही होगी, परिवार की भी और हम सब की भी, कि उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और उस कार्य को करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेरा जो भी सहयोग होगा मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। और जो भी उनके नाम से और कुछ आप उनके नाम से कुछ भी करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ बैठकर उसके लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें मैं पूरी तरह से, आप मेरे अगस्त के समय में जो 1 वर्ष पूर्व होने के बाद भी उनकी याद हमारे जीवन में उस प्रकार से बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमेशा इसी प्रकार से उनकी याद बनी रहेगी और उनकी याद बनी रहे। यहाँ पर दिल्ली है, मैं उनके साथ हूँ और आने वाले समय में हम सब उनको याद रखें। और आज के दिन मैं उनको नमन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परिवार को इस कष्ट को सहने के आज वो स्थिति दे। और मैं आप सबको एक बार नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब कैसे मिले, कब मिले, ये हमारा एक तड़पन रहती थी इच्छा। उनका विचार, उनका इतना विस्तृत उनका दायरा था क्षेत्र में, राजनीति नहीं, सबसे जो है आज से 35 साल 40 साल पहले जिस भी विषय पर, जिस भी चीज़ पे आप जानकारी लेना चाहें, सटीक जानकारी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब देते थे, बताया। वो एक क्षेत्र नहीं था उनका, चाहे कोई जैसे बुद्ध के बारे में बताया, जैन के बारे में बताया, हर धर्म के बारे में इतना उनका व्यापक ज्ञान था, इतनी सूक्ष्म चीज़ें बताते थे जो शायद किताबों में नहीं पढ़ पाते थे हम लोग। इसी प्रकार उनका साहित्य क्षेत्र लोगों ने बताया, विश्व भर में किस प्रकार से उनकी चर्चा होती है। बाहर से भी अब कभी कभी जब थे तो इंटरनेशनल हिंदी काव्य दिवस वगैरह मनाया जाता है, आज भी आते हैं लोग बात करते। हमारे संपादक जी हरि वर्ष 1 मई जो आज मजदूर दिवस भी है, और अच्छी तरीके से आगे भी मनाते रहें ताकि कम से कम इस दिन जो है डॉक्टर साहब के विचारों को हम लोग स्मरण कर करके एक प्रेरणा मिले हमको। और हमारे और लखनऊ के साथी क्या विश्व भर के लोग उनकी बात सुनते थे, उनका जो विचार प्रसार होता रहे। मैं निवेदन करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर हो चुकी है। अंत में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य शायद किसी का नहीं रहा होगा। चेतना साहित्य परिषद के संरक्षक हुए और ये मेरा सौभाग्य है कि 2000 में मैं महामंत्री हुआ चेतना साहित्य परिषद का और 10 साल उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। मेरा परम सौभाग्य है और उनके विषय में बहुत कुछ कह पाना। और जो डॉक्टर साहब से मिलता था उसको यही लगता था कि डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा और किसी को नहीं मानते। यह डॉक्टर साहब के अंदर एक प्रतिभा थी, हमारा अंदाज है यही बात रही होगी। अब समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं केवल डॉक्टर साहब के विषय में की सूची माँ सरस्वती ने दिया होगा जिस पर महाकाव्य लिखा जा सकता होगा।
प्रस्तुत करता हूँ कि सत सत नमन पुण्य स्मृति को दाऊ जी की, जिनका व्यक्तित्व जनमानस में छाया है। सत सत नमन पुण्य स्मृति को दाऊ जी की, जिनका व्यक्तित्व जनमानस में छाया है। राजनेता जननेता 17 भाषा के ज्ञाता, राजनेता जननेता 17 भाषा के ज्ञाता, वक्तव्य ज्ञान पूर्ण जनमन लुभाया है। एनसाइक्लोपीडिया के समान था दिमाग, एनसाइक्लोपीडिया के समान था दिमाग, ज्ञान का अथाह कोश जग में लुटाया है। अब उनका कृतित्व व्यक्तित्व बयान करने में कंठ अवरुद्ध नयन नीर भर आया है। उनका कृतित्व व्यक्तित्व बयान करने में कंठ अवरुद्ध नयन नीर भर आया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षक होता है। चेतना साहित्य परिषद के डॉक्टर दाऊजी गुप्त संरक्षक थे। तो एक तो रक्षक होता है, एक संरक्षक होता है। ये संरक्षक क्या होता है? कई लोगों से बात हुई, ये संरक्षक क्या होता है? रक्षक तो ठीक है, हमारी रक्षा करे वो रक्षक, कि ये संरक्षक है। एक दिन देखा कि दिवाली का दिया जलाना था और उस दिन हवा चल रही थी। दिया तो जलाया गया, लेकिन जैसे ही हवा आए दिया बुझ जाए। तेल भी है, बाती भी है, लौ भी जली है, मगर दिया जल नहीं पा रहा है। ऐसे अवसर पर एक पहले होता था टेबल पे रखने वाला लैंप, टेबल लैंप, उसके ऊपर एक शीशा होता था। वो शीशा इत्तेफाक से घर में था, वो लाके उसके पास उसके ऊपर रख दिया। अब वो साथ दिया जलने लगा। मैंने कहा ये शीशा इस दिए का संरक्षक है, क्योंकि उसके कारण संरक्षक को भी बड़े बड़े कष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि संरक्षक को कोई कष्ट नहीं होता। जब वो दिए की रक्षा करता है तो जो उसकी लौ होती है उसकी आंच दिए को भी मिलती है। जैसे कोई अगर बचाने लगे दिए को तो हथेली लगाता है तो हथेली को आंच मिलती है, उसी तरह उस शीशे को आंच मिलती है। जब कुछ देर जल जाए उसको छुए तो गर्म लगता है। तो ऐसे संरक्षक डॉक्टर दाऊजी गुप्त थे, जिन्होंने पूरी तरह चेतना साहित्य परिषद को संरक्षण दिया। अपना हाल, अपनी कुर्सी, अपना सब कुछ, और समय समय पर आना और निर्देशित करना कि और क्या करना है और कैसे करना है। तीसरी बात ये कि हमारा कोई भी आयोजन बिना उनकी सहमति के नहीं हुआ। उनसे पूछा जाता था क्या आप इस तारीख को उपलब्ध रहेंगे? जब वो सहमति देते थे तभी कोई कार्यक्रम होता था। और हमारे हर कार्यक्रम के वो अध्यक्ष होते थे, हर समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ही होते थे। और उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता था कि जब वो बोलने लगते थे, एक लाभ ये मिला, एक और लाभ मिला किया गया। हम लोग भी जान पाए कि अभिमन्यु अनंत जी कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। साहित्यकार के लिए साहित्यकार को जानना समझना भी जरूरी होता है। बहरहाल सारी बातों के चक्कर में न पड़कर मुझे एक बात और कहनी। हमारी संस्था के आदरणीय अध्यक्ष जगमोहन नाथ कपूर सरस जी, दुर्भाग्य से वो बाहर हैं इसलिए नहीं आ पाए। यह सूचना भी पद्मेश और रत्नेश दोनों को देनी थी कि हमारे अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं। मैं लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति को महामहिम कहते हैं, मैं दाऊ जी को भी महामहिम मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि महामहिम दाऊ जी का हम सब करते हैं वंदन। महामहिम दाऊ जी का हम करते वंदन, जिनका पौरुष प्रखर हाथ पारस उर चंदन। जिनका पौरुष प्रखर हाथ पारस उर चंदन। और क्या बहुभाषाविद। अब ये 17, 18, 22 और 23 के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। मैंने एक कार्यक्रम में देखा कि उसमें कई भाषाओं के
विद्वान आए थे और विषय ये था कि हिंदी का अन्य भाषाओं पर प्रभाव इस प्रज्ञाई संदेशों में भी, तो सकल विश्व में उनके यश का रुका न स्यंदन, जिनका पौरुष प्रखर हाथ पारस और चंदन। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। चुने गए थे श्रद्धांजलि स्वरूप मात्र 6 पंक्तियां कि दाऊ जी का ज्ञाली और मेयर जन के आप कहाते हैं ताऊ जी, मेयर जन के आप कहाते थे ताऊ जी, सत सत उनको नमन, सत सत उनको नमन सभी के प्रिय दाऊ जी, सत सत उनको नमन सभी के प्रिय दाऊ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में भाई मंजुल मंजर मिश्र जिसे अनुरोध करता हूं कि आएं और 2 शब्दों में अपने कुछ या 1-2 शेर में, बहुत अच्छे गजलकार हैं, जैसा वो चाहें उसमें अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि मुश्किलों में राह के जंगल हमें उलझाएंगे, मुश्किलों में राह के जंगल हमें उलझाएंगे, मील के पत्थर हमेशा रास्ता दिखलाएंगे, ओ चाह कुछ करने की है दिल में तो इनको याद रख, चाह कुछ करने की है दिल में तो इनको याद रख, इनके कदमों के निशान मंजिल तलक पहुँचाएंगे, इनके कदमों के निशान मंजिल तलक पहुँचाएंगे। हृदय से कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि। जी, सारे परिजन कश्ती जैसे और सागर थे बाबूजी, सारे परिजन कश्ती जैसे और सागर थे बाबूजी, सारे रिश्ते एक तरफ थे और सारा सजरा और खबर थे बाबूजी, और खबर थे बाबूजी। लाख मुसीबत आई उन पर लेकिन हाथ नहीं, उनके पद चिन्हों पर चलना लगता अच्छा लगता है अभी, सीधी समतल और सुगम सी एक लहर थे बाबूजी, सीधी समतल और एक लहर थे बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और ज्ञान का प्रसार लक्ष्य जिनका रहा सदैव, राष्ट्र सेवा हेतु जुड़े राजनीति दल से, भारतीय उन दाऊ जी की भीनी भीनी, उन दाऊ जी की भीनी साहित्य सुगंध लेके अब बह रही है समीर नभ जल थल से। और दूसरा शब्द देखें कि साधक विशेष दिव्य ज्ञान के असीम कोश परम सुशील सौम्य चित्त के लुटेरे थे, विद्वत समाज मध्य भानु के समान दिव्य प्रखर प्रकाश दाता विश्व के चितेरे थे, और नागिन सदृश झूम उठते साहित्य प्रेमी क्योंकि वह ऐसे बीनु बाधक सपेरे थे। बरसी प्रथम पर देते हुए श्रद्धांजलि लोग नमन करता हूँ। और उनकी जो विशेषता मैंने देखी, उनके लिए नहीं लिखा, एक सार्वजनिक रूप से 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ, देखिएगा कि जो बेमतलब बातें किया नहीं करते, जो बेमतलब बातें किया नहीं करते, जो अनचाही वे अवसाद शब्द को जिया नहीं करते। ये पंक्तियाँ कह के मैं इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ दाऊ जी को कि भूत वर्तमान में न कोई दाऊ जी समान,
भूत वर्तमान में न कोई दाऊ जी समान, ज्ञानवान मेधावान और पुण्यवान थे। और साहित्य विशारद अतुल्य थे, दैवज्ञ दिव्य विविध विषय सिद्ध योगी सा महान थे। और विश्व भाषा बोली रीतियों के थे कुशल विज्ञ, विश्व भाषा बोली रीतियों के थे कुशल विज्ञ। करते उदारता से वे गभस्तिदान थे, करते उदारता से वे गभस्तिदान थे। वो चेतना के पुंज थे, जिजीविषा के मूर्त रूप, भारती सुपुत्र वसुधा के अभिमान थे, भारती सुपुत्र वसुधा के अभिमान। 2017 में जुड़ा, उनका सानिध्य बहुत दिन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला उसमें मैंने एक बात महसूस की कि दाऊ जी जितने सरल, विनम्र, सज्जन देखने में लगते हैं, अंदर से भी वैसे ही हैं। और बस मैं यही बात अपने एक शेर में कह के उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं, दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो लगते हैं जैसे वैसे होते हैं। तो हमारे दाऊ जी ऐसे ही थे, मैं उनके चरणों में नमन करता। साहित्य परिषद के कोषाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आएं। परिषद से जुड़ा और उसी के साथ ही दाऊ जी से भी जुड़ाव हो गया। वो इतने सरल और इतने सहृदय और सज्जन थे कि सीनियर जूनियर का कोई उनके लिए नहीं था, उनके लिए सब बराबर थे, सब छोटे भाई थे। इस दो पंक्तियों में कितनी बड़ी बात वो कहा करते थे, वो अक्सर इस कविता को पढ़ा करते थे। उनको श्रद्धापूर्वक सादर नमन। दो पंक्तियों में पूज्य मनीष को सादर नमन प्रणाम, ऐसे पूज्य मनीष को सादर नमन प्रणाम। जय। बारे में जितना कहल जाए कि दाऊ जी का गुणवा गौले ना गवाई, दाऊ जी का गुणवा गौले ना गवाई, आज जैसे बिलारी का दौरी से दौरी ना दवाई। इसी के साथ जो है, जो उनका जो है प्यार रहा है हम लोग के साथ, जो है हमेशा याद रहेंगे। जो है जय हिंद। वास हुआ था और उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले ही मुझसे उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सांत्वना दी थी। तो हमारे हृदय पर मानस पटल पर राज करने वाले राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, समाजसेवी तथा 21 वर्षों से तक मेयर के पद पर सुशोभित डॉक्टर दाऊ जी गुप्त हमारे मानस पटल पर हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने हमेशा हमको बहुत ही, किसी भी समय पर जब भी हमने सोचा तो उन्होंने हमको बहुत अच्छी प्रेरणा दी, सांत्वना दी, हर समय हर कदम पर हमें अपना सहयोग दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं। और जब हमारा जो बचपन है उनके नंद निकेतन में ही बीता। इस समय मैं इतना भावुक हो रही हूँ कि जो सोच रही थी कि बोल दूँ वो भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं बस उनके जो घर के सभी सदस्य हैं और स्पेशली पद्मेश जी और रत्नेश जी से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जीजा जी ने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से इस देश को, इस शहर को जो पहचान दी है उसको वो आगे बढ़ाते रहें। और मुझे आज ऐसा लगा कि सात्विक जी जो उनके प्रपौत्र हैं, उन्होंने आज बहुत ही अच्छा कदम दिखाया, बहुत ही अच्छा बोला, जिसके लिए मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने बाबा जी के अच्छे विचारों को और कर्मों को आगे बढ़ाते रहें। और ये उम्मीद करती हूँ कि वो हमेशा ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने को विराम देती हूँ और डॉक्टर साहब जी के प्रति पूर्ण अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर उनको हमेशा अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। ज्ञात अज्ञात जनों को सभी को नमन करते हुए, मैं उन्हें याद करते हुए कुछ शब्द, उन्होंने इसी दौरान एक अपने परिचय की पुस्तिका भी निकाली थी जिसमें उनने अपना परिचय दिया था। उनसे मेरी चर्चाएं लगातार होती रहती थी। मैं कम से कम उनके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों में
उनके साथ भागीदार रहा हूँ। वे मेरे बड़े भाई से ज़्यादा थे, उनसे बहुत किया था, तो उन्होंने मुझे जानकारी भी दी थी और आमंत्रित भी किया था। संयोगवश मैं भी अमेरिका से प्रकाशित होती रही है, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूँ और इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि दाऊजी गुप्त के नाम को जैसा रहे हैं बढ़ाते रहें। इससे और ये न सोचा कि कैसे कटेगा सफर, सभी को नमन। उनके सभी मित्र और बंधु, पाली में एक गाथा है, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। सब पापस अकरणं, किसी भी प्रकार के पाप को न करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचय करना। सचित्त परियोदपनं, अपने मन को पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर को मिलने बॉम्बे में उनके घर गया था। चूँकि उन दिनों मैं लखनऊ से जुड़ गया था, तो हम लोग उनको बड़े आदर के साथ माई साहब बोलते थे। तो माई साहब ने पूछा कहाँ से आया है, जैसी उनकी भाषा होती थी। हमने कहा माई, मैंने कभी दाऊजी गुप्ता को नाम नहीं सुना था, मैं जानता नहीं था। मैंने सोचा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वाइफ दाऊजी गुप्ता को अच्छे से जानती हैं और मुझसे पूछती है लखनऊ में रह के तुम उनको नहीं जानते हो, तो मैं जब लखनऊ आया बॉम्बे से लौट के, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को मिला। तो वो ऐसे एक व्यक्तित्व थे। और एक अंतिम बात, सबको याद होगा कि वो कुछ दिनों के लिए उनका एक इंटरव्यू, इंडिया टुडे ने उनका एक इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि आप इतनी उम्र में इस स्टेज पे जब आप MLC रहे, तब उन्होंने इंटरव्यू में जो लाइन कही थी बहुत ही मार्मिक थी कि वैसे दाऊजी परिपूर्ण व्यक्ति, जैसे दुष्ट दुर्गुणों के कभी भी रहे न वशीभूत मेरे दाऊजी। मद लोभ काम क्रोध जैसे दुष्ट दुर्गुणों के कभी भी रहे न वशीभूत मेरे दाऊजी। और बड़ी बड़ी आंधियां भी कुछ न बिगाड़ पाई, ऐसे मन के थे मजबूत मेरे दाऊजी। और यश और पद उनके सदा गुलाम रहे, यश और पद उनके सदा गुलाम रहे, ज्ञान में रहे सदा यकूत मेरे दाऊजी। आम जनता के हेतु प्रभु के समान रहे, कवियों के हेतु अग्रदूत मेरे दाऊजी। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, उनके परिवार के लिए कामना करना चाहता हूं प्रभु से कि कामना है दाऊजी के यश का सुदीप, यह जब तक जग तब तक जलता रहे। और उनके विचारों का बिखेरा गया हर बीज हृदयों में वट वृक्ष बन पलता रहे। इतना ही नहीं उनका कुटुंब भी सदैव, इतना ही नहीं उनका कुटुंब भी सदैव प्रभु की कृपा से फूलता व फलता रहे। और हर पीढ़ी में उन्हीं की भांति एक नया दाऊ नए रूप नए रंग में निकलता रहे। बहुत बहुत आभार। और अब इस चंद पंक्तियों के पश्चात मैं डॉक्टर पद्मेश जी को माइक पर आमंत्रित करता हूँ। लेकिन प्रायोजक के रूप में औपचारिक समापन के लिए के दायित्व के लिए का निर्वाह करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और ये पिताजी के उनके संरक्षण और उनके सरलता, उनके जीवन का प्रताप ही कहूँगा। कितने वर्षों बाद मुझे यहाँ पर आज अपने परिवार के बहुत से सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। उनके बहुत से मित्रों, हमारे पारिवारिक मित्रों के से मिलने का भी अवसर मिला। जाने के बाद भी उन्होंने सब लोगों को आज यहाँ पर जोड़ दिया। इसके लिए मैं आप सब के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष रूप से चेतना साहित्य परिषद के सभी सदस्य और कवि मित्रों के लिए कि उनमें से बहुत लोग अपने भाव यहाँ पर प्रेषित नहीं कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो जन्म शती हम मनाएं उसे कवि सम्मेलन के रूप में ही मनाया जाए और उनके साहित्य को आगे बढ़ाया जाए, जिसकी तिथि प्रमोद जी ने यहाँ पर आज घोषणा करी दी है 26 नवंबर। और उसके विषय में हम लोग ज़रूर इसी वर्ष के 26 नवंबर से शुरू कर देंगे। और बहुत लोगों को अवसर नहीं मिल पाया कुछ कहने के लिए, तो इस समय एक
मिनी काव्य गोष्ठी के रूप में समापन हो रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनसे क्षमा मांगता हूँ कि हर चेहरे में अपने पसंद की सूरत नहीं होती, हर तराशे पत्थर में प्रभु की मूरत नहीं होती, और भावों को समझने की शक्ति हो जिनमें उन दोस्तों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। इन शब्दों के साथ यहाँ पर जलपान ग्रहण अवश्य करें और यहाँ पर आएँ, और हम ऐसे ही आयोजन अब उनके जीवन के उत्सव के रूप में मनाते रहेंगे। यही हमारा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद।